सुंडाला दुख भंजना सदा जीवालु भेष सारा पहले से मरिए गौरी पुत्र गणेश। चलिए इसी श्लोक के साथ हम शुरुआत करते हैं आज अपनी जिद जुनून और जंग की। मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की सभी परीक्षाओं की तैयारी, जिसके अंदर मैं मोहित कासनिया आपको सिखाऊंगा मैथमेटिक्स। देखिए आज के टाइम में जब हम जानते हैं डिजिटल इंडिया कैंपेन के तहत हमारे हर भारतीय छात्र के हाथ में मोबाइल है। सबको पता है मोबाइल कैसे यूज करना होता है, कैसे चलाते हैं, सबके पास नेट की पहुंच हो गई है। लेकिन फिर भी आज बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो किसी ना किसी कारणों से अच्छे इंस्टीट्यूट्स में जाके अच्छी तैयारी नहीं कर पाते हैं। ऐसे बहुत सारे होनहार छात्र हैं जो सिर्फ और सिर्फ तैयारी की वजह से ही पिछड़ जाते हैं। उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है जहां पे, जैसे हम बात करें दिल्ली के मुखर्जी नगर की या दिल्ली के लक्ष्मी नगर की या जयपुर की, ऐसे बड़े बड़े शहरों में जहां पे बहुत अच्छी तैयारी होती है, लेकिन कोई स्टूडेंट अगर गांव से है वो उस अच्छी तैयारी को नहीं करने की वजह से बाकी स्टूडेंट से बहुत पिछड़ जाता है, जिस वजह से अगर उसको इंस्पेक्टर पोस्ट चाहिए और उसको टीए से ही संतुष्टि लेनी पड़ती है। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अचीवर्स एकेडमी का, जिसने मुझे ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, और उन सभी छात्रों के लिए जो इस प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ जुड़ेंगे। ये तैयारी हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे। इसके लिए आपको किसी भी रजिस्ट्रेशन या पैसे की जरूरत नहीं होगी। पूरी तैयारी हमारी तरफ से बिल्कुल निःशुल्क रहेगी। वेल बिगन इज हाफ डन, ये एक ऐसा कोट है, जब ये पहली बार मैंने पढ़ा तो मुझे ये समझ में आया कि इसकी जो इन डेप्थ मीनिंग है वो इतना शानदार है। अगर आप एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं और अगर आपने एक अच्छी शुरुआत कर दी, इसका मतलब समझिए आपका आधा काम खत्म हो गया है। सिर्फ आपने अगर शुरुआत कर दी, आपने सोच लिया, ये ठान लिया कि मुझे एसएससी की तैयारी करनी है, इट मींस आपका आधा काम हो गया है। बाकी का आधा काम कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगा। हमारी इस तैयारी में कौन कौन से एग्जाम्स आपके कवर होंगे, इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। हमारा जो प्राइम फोकस होगा वो रहेगा एसएससी सीजीएल 2022, जिसका पूरा नाम है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2022। ये एग्जाम कौन कौन लोग दे सकते हैं? ऐसे सभी युवा विद्यार्थी जो किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन कर चुके हैं, किसी भी फील्ड में, चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीटेक हो, वो सभी विद्यार्थी इस एग्जाम को दे सकते हैं। इस एग्जाम के बारे में बहुत सारे लोग तो जानते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। जैसे मैं अपना एग्जाम्पल ले लूं, इस एग्जाम का पहली बार मैंने नाम सुना था 2012 में, और जबकि मेरी डीओबी क्या है 1990। सोचिए, जब मैं पूरा 22 साल का हो गया तब मैंने पहली बार इस एग्जाम का नाम सुना था, उससे पहले कभी मैंने नाम ही नहीं सुना। तो बहुत सारे अभी भी ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको इस एग्जाम के बारे में पता ही नहीं है कि एग्जाम क्या होता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि हमारी जो गवर्नमेंट है, मोदी जी की गवर्नमेंट, उसके अंदर जो भी ब्यूरोक्रेट्स लिए जाते हैं, जिनको हम ग्रेड बी, ग्रेड सी या ग्रेड डी के कहें, वो सारे के सारे जो लेने होते हैं वो काम होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का। जैसे राजस्थान में अगर कोई भर्ती निकालनी है तो वो काम किसका है? आरपीएससी का। वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर कोई एग्जाम है तो वो कौन कंडक्ट करवाता है? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी। और उसका जो सबसे बड़ा एग्जाम होता है उसका नाम है सीजीएलई। सेकेंड एग्जाम जो हमारे सामने है वो है सीपीओ। सीपीओ का मीन्स होता है, इसके अंदर एसआई और एएसआई लगते हैं, सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। किसके अंदर? एक हमारे सामने आता है डीपी यानी कि दिल्ली पुलिस, और दूसरा हमारे सामने आता है सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, यानी कि जैसे आईटीबीपी हो गया, बीएसएफ हो गया, इंडस्ट्रियल आईटीबीएफ हो गया। इस तरीके जो भी सेंट्रल फोर्सेस वाले हमारे डिपार्टमेंट है उनके अंदर इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर। दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर। नेक्स्ट हमारे सामने आता है एमटीएस, मल्टीटास्किंग। इसके अंदर क्या होता है? इस एग्जाम के अंदर जो भी हमारे ग्रेड डी वाले जो एम्प्लॉयज होते हैं उसकी भर्ती के लिए एमटीएस एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। देन अभी दो एग्जाम और हमारे सामने आ रहे हैं, एक है सीएचएसएल
कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम। जैसे सीजीएलई के लिए मैंने आपको बताया कि इसके लिए ग्रेजुएशन कंपलसरी होता है, जो भी ग्रेजुएट है वो ये एग्जाम दे सकता है। और सीएचएसएल के लिए जो अनिवार्यता है वो है 10+2, यानी अगर आपने 12th पास कर ली है तो आप ये एग्जाम दे सकते हो। इस एग्जाम के अंदर ग्रेड सी और डी की भर्तियां होती है, जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, एलडीसी हो गया, यूडीसी हो गया। इस टाइप की जो एंट्रीज है वो सीएचएसएल एग्जाम के थ्रू ली जाती है। एक और हमारे सामने आता है हेड कांस्टेबल या जीडी। ये एग्जाम हर साल नहीं होता है, जीडी का हालांकि हर साल होता है, लेकिन हेड कांस्टेबल का कभी कभार एग्जाम आता है। ये एग्जाम भी हमारे सामने है जो 2022 के अंदर होना है। तो आपने देख लिया, मेनली हमारा जो फोकस होगा वो होगा सीजीएलई। अगर आपने एसएससी सीजीएलई की तैयारी कर ली तो बाकी सभी एग्जाम्स आप बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हैं। बाकी एग्जाम्स का भी पैटर्न सेम है जो कि हमारा सीजीएलई का है। इसकी तैयारी अगर आपने कर ली, इट मींस आपके ये सारे एग्जाम की तैयारी हो चुकी है। हमारा सारा फोकस जो रहेगा यहाँ पे वो आपके लिए सीजीएलई के लिए रहेगा। एसएससी सीजीएलई के अंदर क्या क्या पोस्ट रहती हैं इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। हालांकि बहुत सारे लोग ये जानते हैं, अब ये एग्जाम काफी पॉपुलर भी हो चुका है, लेकिन फिर भी ऐसे लोग जो जस्ट कॉलेज से निकले हैं और ज्यादा नहीं पता है उनके लिए बता देता हूँ। इसमें जो सबसे चार्मिंग पोस्ट होती है वो हमारी होती है इंस्पेक्टर की पोस्ट। इसके अंदर सबसे पहला हमारे सामने आता है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, देन एक्साइज इंस्पेक्टर, देन प्रिवेंटिव ऑफिसर जो कि कस्टम्स में लगता है, एग्जामिनर ये भी कस्टम्स के अंदर होता है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। पोस्ट तो मेरे ख्याल से सबने सुना होगा, पोस्ट ऑफिस जाते हो, हम लोगों को काम पड़ता रहता है। उस डिपार्टमेंट में भी एक इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है जो कि एसएससी सीजीएल के थ्रू ही फिल की जाती है। देन सीबीएन, ये नाम अपने आप में बहुत पॉपुलर हो रहा है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। नारकोटिक्स नाम आपने सुना होगा, आजकल के टाइम में काफी ज्यादा फेमस हो गया है। और ये विभाग अभी तक इतना एक्टिव नहीं था पिछले कुछ सालों में, लेकिन जैसे जैसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं हम देख रहे हैं इस डिपार्टमेंट का काम बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। देन सेकंड पोस्ट हमारे पास आती है एएसओ, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। इसको पहले सिर्फ असिस्टेंट कहा जाता था, जिससे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते थे कि ये 4600 ग्रेड पे है या डी ग्रुप की है। अब इसका नाम चेंज करके रख दिया गया असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। अब अपने आप में फीलिंग आती है कि हाँ ये ऑफिसर लाइक ग्रेड पे की जॉब है। इसके अंदर जो सबसे पहला है वो है सेंट्रल सेक्रेटरीट, केंद्रीय सचिवालय, जो कि दिल्ली में है। इस पोस्ट की खासियत ये रहती है कि इसके अंदर आपको ताउम्र दिल्ली में ही नौकरी करनी है। जो हमारा केंद्रीय सचिवालय है उसी के अंदर आपको जॉब करनी है। आपके डिपार्टमेंट चेंज होते रहते हैं, कभी आपको कोयला विभाग मिल जाता है, कभी खान विभाग मिल जाता है, कभी दूसरा विभाग मिल जाता है, पर पूरी जॉब आपकी कहाँ रहने वाली है? दिल्ली में। तो जो दिल्ली के स्टूडेंट है या जो दिल्ली में ही रहना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी जॉब है। देन हमारे सामने आता है आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो। नाम तो आपने सुना ही होगा, देखने में बहुत शानदार लगती है, पर इस जॉब के साथ प्रॉब्लम क्या है, इसकी वैकेंसीज बहुत लिमिटेड आती है। पूरे साल में कभी 2 या कभी 3 वैकेंसी आती है। नाम बड़ा खतरनाक है लेकिन काम इतना अट्रैक्टिव नहीं है इसका। ये नाम में ही इंटेलिजेंस ब्यूरो है, लेकिन एसएससी के थ्रू जो आप इसमें जाओगे एएसओ बन के, आपको फील्ड जॉब नहीं मिलने वाली, सिर्फ और सिर्फ डेस्क जॉब, यानी टेबल कुर्सी पे बैठ के ही काम करना है, फील्ड वाला काम नहीं है। आगे आ जाते हैं रेलवे। रेलवे के अंदर एएसओ लगना बहुत ही शानदार जॉब था। पिछले कुछ सालों में हालांकि इसका क्रेज कम हुआ है। पहले रेलवे की कट ऑफ बहुत अच्छी जाया करती थी, सीएसएस से भी ऊपर जाती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में रेलवे का थोड़ा सा क्रेज कम हो गया है। एमईए, अगर मैं बात करूं एएसओ, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, या पूरे सीजीएलई की बात करें तो हर साल जैसे हर 2-3 साल में पैटर्न थोड़ा चेंज होता रहता है, लोगों की ख्वाहिशें बदलती रहती है। पहले की बात करें, अगर मैं 2012 तक की बात करूं या 13 तक की बात करूं, तो ये जो एग्जामिनर है ये लोगों की पहली पसंद हुआ करता था। टॉप 100 रैंक पे एग्जामिनर की पोस्ट खत्म हो जाती थी। ऑल इंडिया रैंक की बात कर रहा हूं, टॉप 100 पे एग्जामिनर खत्म हो जाता था। अब जो क्रेज है वो है एमईए का, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय। इसके अंदर लगभग 40 से लेके 60 तक वैकेंसी आती है और जो टॉप 100 रैंक्स पे खत्म हो जाती है। आज के टाइम में अगर लोगों की पहली पसंद की बात करें वो है एमईए। एएफएचक्यू, एयरफोर्स हेडक्वार्टर, ये डिफेंस से रिलेटेड हेडक्वार्टर्स का काम है, तो ये मत समझना कि इसके अंदर आपको
बंदूक बंदूक देने वाले हैं, नहीं, ये भी दिल्ली के अंदर, जैसे नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक की हम बात करें, साउथ ब्लॉक में इसका हेडक्वार्टर रहता है। ये भी डेस्क वाली जॉब है। इस जॉब की भी खासियत ये है कि जो लोग बिल्कुल ऐसा चाहते हैं कि हमारी नौकरी ऐसी होनी चाहिए कि सुबह 9 बजे गए और शाम को 5 बजे निकल गए, 9 से 6 जिसको हम प्राइम टाइम बोलते हैं जॉब का, बिल्कुल ये वैसी नौकरी है। आपको 9 बजे जाना है, 6 बजे निकल जाना है, कभी भी आपको ओवर टाइम नहीं मिलेगा, कभी भी आपको जल्दी आने के लिए नहीं बोलेंगे, बिल्कुल परफेक्ट जिसे जॉब कहते हैं। एक ही ऑफिस है, हमेशा वहीं जाना है, वहीं से आना है। दिल्ली वालों के लिए बहुत अच्छी जॉब है। जो दिल्ली में रहना चाहते हैं, या हम बात करें जिसको बिल्कुल 9 to 6 जॉब चाहिए, कोई टेंशन नहीं पालनी, उसके लिए ये नौकरी बहुत अच्छी है। हालांकि इसमें एक कमी है, आजकल जैसा मैं देख रहा हूं कि लोग अपने मोबाइल के बिना 1 घंटा भी नहीं रह पाते हैं। उनको मैं पहले ही क्लियर कर दूं, इस नौकरी के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप कीपैड वाला मोबाइल, यानी जो छोटा वाला मोबाइल होता है, जो स्मार्ट मोबाइल नहीं बोलते, सिर्फ वही ले जाना अलाउ है। स्मार्टफोन आप अंदर नहीं ले जा सकते। तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय है, इसको देख लेना। फिर आता है अदर मिनिस्ट्रीज। अदर मिनिस्ट्रीज के अंदर हमारी जो काफी सारी मिनिस्ट्रीज है जो बच जाती है, जो कि हमारी सेंट्रल सेक्रेटरीट में नहीं आ पाती है, वो सारी मिनिस्ट्रीज में भी एएसओ लगाया जाता है, जैसे कि टेलीकॉम मिनिस्ट्री हो गया, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं। आगे चलते हैं सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर में जो पहली जॉब है सीबीआई, ये भी लोगों को बहुत आकर्षित करती है। सीबीआई का नाम सुनते ही बिल्कुल ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि बस जाना है तो सीबीआई में ही जाना है। यहां एक चीज क्लियर कर दूं कि यहां जैसे इंस्पेक्टर लिखा है और यहां सब इंस्पेक्टर लिखा है, तो इससे कंफ्यूज मत होना। इनकम टैक्स का इंस्पेक्टर और सीबीआई का सब इंस्पेक्टर, दोनों जॉब बिल्कुल इक्विवेलेंट है, यानी इसमें जो तनख्वाह है वही तनख्वाह आपकी इसके अंदर है। सैलरी वाइज आप टेंशन मत लेना। और एक चीज बताऊं, सीबीआई में हो सकता है आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा भी मिले। सेकंड चीज आती है सब इंस्पेक्टर इन सीबीएन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। हाँ, ये इंस्पेक्टर से नीचे वाली रैंक है, क्योंकि सीबीएन में डायरेक्ट इंस्पेक्टर की भी भर्ती होती है और सब इंस्पेक्टर की भी भर्ती होती है, लेकिन सीबीआई में डायरेक्ट भर्ती जो है वो एज ए सब इंस्पेक्टर की भी होती है। इसके अंदर एक चीज क्लियर कर दे, बहुत अच्छी जॉब है, बस थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल रहता है। आपको मेनली डेस्क जॉब ही मिलेगा इसके अंदर भी, लेकिन सिटीज आपकी फ्रीक्वेंट चेंज होती रहती है। आपको कभी मुंबई भेज दिया तो कभी दिल्ली भेज दिया तो कभी पटना भेज दिया, इसमें थोड़ा सा ये काम रहता है। आगे चलते हैं C&AG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। नाम तो आपने सुना ही होगा, कैग, जो घोटालों की रिपोर्ट बनाती रहती है, कोयला घोटाला की रिपोर्ट में सबसे ज्यादा इसका नाम सुना गया था। कैग के अंदर हमारे पास जो पोस्ट आती है, पहली आती है डिविजनल अकाउंटेंट। देखिए, ये ऐसा नाम है, नाम सुनने से लगता है कि अकाउंटेंट है, लेकिन ये अकाउंटेंट से बहुत बड़ा है, इसको ऑफिसर कहा जाता है। सॉरी, डिविजनल मतलब खंडीय लेखाकार। अभी के आज के टाइम के सिनेरियो की बात करें, आफ्टर कोरोना लोगों की ये इच्छा बहुत प्रबल हो गई है कि हम बड़े शहरों में ना रह के छोटे शहरों में, गांव के आसपास या तहसील में, ऐसी जगहों पे रहें, अपने घर के आसपास रहें तो ज्यादा बढ़िया है। उस चीज को देखते हुए ये जो 2 पोस्ट मैं आपको बता रहा हूं, अकाउंटेंट और डिविजनल अकाउंटेंट, आजकल ये लोगों की पहली पसंद बनती जा रही है। 2019 सीजीएल में मैंने भी इसको प्रेफर किया है, अभी बताऊंगा आगे आपको। तो ये जॉब ऐसी है, इसमें आपको बड़े शहर कभी नहीं मिलेंगे, छोटे शहरों में रहना होगा, लेकिन यह है कि आप अपने घर के आसपास बड़े आराम से रह सकते हैं। छोटे शहर होंगे तो पॉल्यूशन फ्री रहेंगे, आपको अच्छी हेल्थ मिलेगी, अच्छा खाना मिलेगा और अच्छे से रहेंगे। अकाउंटेंट मीन्स ये जो है ये ग्रुप सी के अंदर आता है, 2800 बेसिक पे के लगभग रहता है इसका। तो जैसे जयपुर के अंदर अगर आपको चाहिए या दिल्ली में चाहिए या कोई भी आपको अपनी कैपिटल सिटी में जॉब चाहिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के काफी डिपार्टमेंट्स के अंदर अकाउंटेंट जो कि सैलरी बनाते हैं, वहां ये काम आती है। नेक्स्ट है ऑडिटर। कैग के अंदर जो ऑडिटर लगते हैं, इसके अंदर भी लगभग आपको कैपिटल सिटी मिलेगी, कैपिटल के बाहर ऑडिटर का काम नहीं होता है। लेकिन इसमें ऐसा है कि आप जब ऑडिटर लग गए तो आपको एक सिटी से दूसरे सिटी कई बार ट्रैवल करना पड़ता है। कई बार 6-6 महीने ऐसा होता है कि हर महीने में 20-20 दिन आप ऑडिट करने के लिए शहर से बाहर जा रहे हैं, तो थोड़ी सी हेक्टिक है। आराम चाहिए तो अकाउंटेंट बनिए, और अगर आपको घूमना फिरना पसंद है, रोज नए नए शहर जाना अच्छा लगता है, देन फिर आप ऑडिटर को पसंद कीजिए। आगे चलते हैं टैक्स असिस्टेंट। देखिए, इंस्पेक्टर जो है वो 4600 में आता है। इट मीन्स सैलरी वाइज हम बात करें, 7th
जो मैट्रिक्स पे आ गया उसके अंदर ये 7th स्केल पे रहता है। तो इंस्पेक्टर की डायरेक्ट वैकेंसी आती है, लेकिन अगर कोई मान लो किसी के नंबर थोड़े से ऐसे हो गए हैं कि उसको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिल रहा है लेकिन पोस्टिंग मिल रही है, अगर वो नॉर्थ का बंदा है और उसको पोस्टिंग मिल रही है कोची में, तो वो ये सोचता है कि इसमें अभी पंगा क्या हो गया। पहले क्या होता था, इंटर स्टेट ट्रांसफर चलते थे, आजकल सरकार ने पिछले 3 सालों से ये बंद कर दिए हैं। अगर आपकी पोस्टिंग जिस स्टेट में हो गई है तो दूसरे स्टेट में आप ट्रांसफर नहीं ले पाएंगे। तो जो लोग नॉर्थ के हैं और उनको लगता है कि हमें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिल जाएगा लेकिन साउथ में मिलेगा, तो वो लोग इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को छोड़ के क्या करते हैं, वो लोग इनकम टैक्स यानी सीबीडीटी के अंदर टैक्स असिस्टेंट यानी कि इंस्पेक्टर से एक लेवल नीचे आ जाते हैं, टैक्स असिस्टेंट में एंट्री ले लेते हैं। उसके बाद पहला प्रमोशन सीनियर टैक्स असिस्टेंट और दूसरे प्रमोशन में वो सीधे इंस्पेक्टर यानी इंस्पेक्टर बन जाते हैं। तो स्टेट से अगर आप मान लो आपके नंबर कुछ कम रह गए और आप साउथ नहीं जाना चाहते हैं, आप नॉर्थ में रहना चाहते हैं या अपने स्टेट के आसपास रहना चाहते हैं, देन फिर आप इसकी बजाय इसको प्रेफर कर लेते हैं। ये लोगों की मेंटेलिटी रही है, काफी सालों से रही है। देन सीबीआईसी मींस एक्साइज एंड कस्टम्स की बात करें तो ये दोनों टैक्स असिस्टेंट हो गए, ये दोनों इंस्पेक्टर हो गए। ये डिफरेंट पोस्ट है, इनके बारे में और हम आगे चर्चा करते रहेंगे जब जब टाइम मिलेगा आपसे बातचीत करने का। जो जो आपकी क्वेरीज होंगी किसी भी पोस्ट को लेके आप मुझे बताइएगा, मैं आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व कर दूंगा। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है सीजीएल 2021 का। इसके अंदर अलग अलग पोस्ट जैसे मैंने आपको अभी समझाई थी कि सेंट्रल सेक्रेटरीट में एएसओ, इंटेलिजेंस ब्यूरो में एएसओ, एएफएचक्यू में एएसओ, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, एग्जामिनर, तो ये सारा वहीं से लिया गया है। यानी टोटल 36 टाइप की पोस्ट होती है हमारे पास सीजीएल एग्जाम के अंदर, डिफरेंट टाइप की। कुछ ग्रुप सी की होती हैं, कुछ ग्रुप बी की होती है। यहाँ पे इनकी एज लिखी हुई है कि जनरल के लिए 18 से 27 साल की उम्र चलेगी। चलिए अब बात करते हैं कौन कौन से एग्जाम्स की डेट अनाउंस हो गई है। देखिए काफी सारे एग्जाम्स हैं जिनकी डेट हमारे सामने अनाउंस हो गई है, जो इन फ्यूचर हमारे सामने आने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं एमटीएस की बात करते हैं। एमटीएस 2022 का जून के अंदर एग्जाम होना तय है, यानी जून चल रहा है, ये एग्जाम कभी भी हो सकता है। हेड कांस्टेबल की बात करें तो सबसे पहला हमारा सामने टारगेट आता है नवंबर 2022 के अंदर हेड कांस्टेबल का एग्जाम होना प्रस्तावित है, लिखा हुआ है। तो नवंबर अभी मेरे ख्याल से 5-6 महीने दूर है। फिर बात करते हैं सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, सीपीओ जिसको हम कहते हैं, इसका एग्जाम दिसंबर में होना है। यानी एग्जैक्टली बात करूं तो 6 महीने हैं आपके पास सीपीओ यानी सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस और आर्म्ड फोर्सेस के अंदर अगर आपको सब इंस्पेक्टर लगना है तो दिसंबर यानी सिर्फ 6 महीने हैं आपके पास। स्टेनो की बात करें तो ये अप्रैल 23 में होना है। जीडी की बात करें दिल्ली पुलिस और सीएफपीएफ में तो ये मई जून 2023 में होना है। जिस एग्जाम की हम बात कर रहे थे सीजीएल 2022, इसकी डेट अभी तक नोटिफिकेशन निकला नहीं है, पर बहुत जल्दी आने की उम्मीद है, बहुत जल्दी, विद इन 4-5 मंथ्स यह नोटिफिकेशन हमारे सामने आने वाला है। और सीएचएसएल का भी नोटिफिकेशन अभी तक आया नहीं है। तो बात करें तो मिनिमम जैसे हम बात करें दिसंबर को लेके चलते हैं। सीपीओ का एग्जाम हमारा दिसंबर में है, यानी कि अगर आप आज से तैयारी स्टार्ट करते हैं तो एग्जैक्ट 6 महीने में आपकी तैयारी जब पूरी होगी तो सबसे पहला एग्जाम जो आपके सामने आएगा वो सीपीओ का आएगा, और उसके बाद में जो एग्जाम आएगा आपका सीजीएल का आएगा। ये 2 बड़े एग्जाम्स है। बाकी आप जीडी का हो गया, हेड कांस्टेबल का हो गया, ये एग्जाम्स भी आपके बीच बीच में आते रहेंगे। यानी समय बहुत लिमिटेड है हमारे पास। ये टेंटेटिव कैलेंडर है हमारा एग्जामिनेशन का। जैसे मैंने बताया आपको दिसंबर 22 की बात करें तो ये हो गया सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड, अभी जो हमने डिस्कस किया था पिछली स्लाइड में। इसकी जो वैकेंसी निकलने वाली है वो है 14/8/2022 को इसकी वैकेंसी निकलेगी और 13/9/2022 तक फॉर्म बंद हो जाएंगे। यानी लगभग 1 महीने का टाइम रहता है। 14/8 को वैकेंसी खुलेगी, 13/9 को बंद हो जाएगी और एग्जाम कब होना है? दिसंबर 22। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कौन कौन सा एग्जाम किस किस तारीख को नोटिफिकेशन निकलेगा, किस किस तारीख को नोटिफिकेशन बंद हो जाएगा और एग्जाम की डेट क्या है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए अब मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं।
देखिए, मैं भी आप ही लोगों की तरह एक सामान्य सा स्टूडेंट था। मेरे 10वीं में भी 70% मार्क्स थे, 12th में भी 70% मार्क्स थे और ग्रेजुएशन में भी 70% मार्क्स थे। यानी मैं मान के चलता हूँ 70% वाला एक एवरेज स्टूडेंट होता है। आजकल के एग्जाम्स की बात करें तो अभी जैसे रिसेंट 10th का एग्जाम का रिजल्ट आया या 12th के एग्जाम्स का रिजल्ट आया, जिस भी बच्चे से पूछो सबके 90% नंबर होते हैं। यानी मुझे ऐसा लगता है आजकल एवरेज स्टूडेंट तो कोई रह ही नहीं गया, सब 90 से प्लस वाले ही रहते हैं। भाई हम तो 70% वाले हैं, हम तो एक्सेप्ट करते हैं, हम तो एवरेज स्टूडेंट थे। तो बात करते हैं 2012 की। 2012 में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की, तब मैंने सीजीएल का भी नाम सुना था। उस साल जैसे ही मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की, उससे एक साल पहले से ही मैं गवर्नमेंट के एग्जाम देने लग गया था। 2011 में दिए, 12 में दिए और 13 में दिए। 3 साल के अंदर आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने अप्रोक्स 100 एग्जाम्स दिए। कितने एग्जाम दिए? पूरे 100 एग्जाम लगभग मैंने दिए। और मजाक की बात नहीं है, ये सीरियस बता रहा हूं आपको बिल्कुल। 100 एग्जाम्स मैंने दिए 3 सालों में और मेरे सिलेक्शन पता कितने हुए? 100 में से 0 सिलेक्शन। किसी भी एग्जाम में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अब सोचिए, आप अगर 100 एग्जाम दो और एक में भी सिलेक्शन नहीं हो तो आपको कैसा लगेगा? मुझे भी बुरा लगता था। हर आदमी मुझ पे ताना मारता था, पड़ोसी भी ताने मारते थे, रिश्तेदार भी ताने मारते थे। ग्रेजुएशन कर ली, इतना बड़ा हो गया, अभी तक नौकरी नहीं लगा, क्या करेगा? तू तो पढ़ने में भी अच्छा था। मैंने कहा बिल्कुल मैं अच्छा था, पर सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो मैं क्या करूं? तो मैंने एक दिन बैठ के ये ठाना कि भाई आखिर मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा क्या हो गया? क्या 100 एग्जाम में भी सिलेक्शन नहीं होगा? बिल्कुल नहीं हुआ। तो मैंने अपने आप को देखा कि मैं कहां गलती कर रहा था, मैं क्या गलती कर रहा था, किस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था। तो मुझे ये समझ में आया कि इन सब की जब मैंने डिटेल्स देखी, अपने आप को देखा, पूरा पीछे से लेके आगे तक का मैंने अध्ययन किया, तो मुझे समझ में आया कि मेरे पास कोई टारगेट नहीं था। टारगेट समझते हो? जैसे अर्जुन के सामने वो टारगेट था कि मछली की आंख में निशाना मारता है, तो उसको सिर्फ मछली की आंख दिखती थी, बाकी कुछ नहीं दिखता था। मेरे सामने यही दिक्कत थी कि मेरे सामने कोई टारगेट नहीं था। मैं सब एग्जाम देता था, जो एग्जाम मेरे सामने आ गया मैंने दे दिया। एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, एसएससी का आया तो एसएससी का दे दिया, बैंक का आया तो बैंक का दे दिया, आरपीएससी का आया तो आरपीएससी का दे दिया, भेल सेल जिसका आया, इसरो विसरो, मतलब ऐसा कोई एग्जाम नहीं जो मैंने नहीं दिया हो। मैं पूरे दिन फ्री जॉब अलर्ट्स जो बोलते हैं, जहां पे नई नई नौकरियों के नोटिफिकेशन आते हैं, naukri.com वगैरह, वहां से देखता था। जिस एग्जाम का एडवर्टीजमेंट आ गया मैंने फॉर्म भर दिया और दे दिया। आप देखो 100 एग्जाम दिए हैं, अगर मैंने हर सप्ताह एक एग्जाम अगर मैं देता हूं तो 100 सप्ताह का मतलब आप समझ रहे हैं? 2 साल में 104 सप्ताह ही होते हैं, यानी हर सप्ताह मैंने एग्जाम दिया है। अब जो बंदा हर सप्ताह एक एग्जाम दे रहा है, तो सोचिए उसके पास एग्जाम की तैयारी करने के लिए कितना टाइम है। मान लीजिए आज सोमवार है और संडे को आपका पेपर है, तो 6 दिन ही मिले आपको। क्या किसी भी एग्जाम की तैयारी 6 दिन में हो जाती है? कभी नहीं होती। बस यही मेरी गलती थी कि मेरे सामने टारगेट नहीं था और जो एग्जाम आता था मैं सब भी दे देता था। खुद पढ़ाई करने का बिल्कुल वक्त ही नहीं रहा। 6 दिन में आप किसी भी एग्जाम को कितना कर पाओगे, कितनी तैयारी कर लोगे? 6 दिन नहीं कर सकते। यहां आके मैंने ये सीखा कि भाई आदमी क्या क्या गलती कर सकता है, किस किस वजह से सिलेक्शन नहीं होता है, वो सारी चीजें मैं कर चुका था। अब मेरे सामने एक ही रास्ता था, वो था मेरा टारगेट कि मुझे कुछ करना है। कोई एग्जाम नहीं दूंगा, सिर्फ एक एग्जाम को पकड़ा मैंने, वो था एसएससी सीजीएल, कि बस एक ही एग्जाम की तैयारी करनी है, बाकी सब एग्जाम छोड़ो और इसी में निकालना है। जो करेंगे हम इसी एग्जाम में करेंगे। तो जब आपका टारगेट डिफाइन हो जाता है, आप टारगेटेड स्टडी करने लग जाते हो, तो कोई भी एग्जाम मुश्किल नहीं है। मैंने सिर्फ 6 महीने अंडरग्राउंड होके पढ़ाई की और 6 महीने के बाद फिर मैंने जो भी एग्जाम दिया, हर एग्जाम में मैंने सफलता प्राप्त की। हर एग्जाम में जो मैंने दिया, एग्जाम्पल देखिए, एसएससी सीजीएल 2013, इसके अंदर मुझे मिला इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। एसएससी सीजीएल 2014, इसके अंदर मुझे मिला एग्जामिनर, जो उस समय का टॉप पोस्ट माना जाता था। एसबीआई पीओ 2014, बैंक का एग्जाम है। एसबीआई हमारे देश की सबसे बड़ी बैंक है, उसके अंदर प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी पीओ लगना, यानी ग्रेड 1 ऑफिसर लगना बहुत बड़ी बात है।
SBI PO इंडिया का आज भी वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम माना जाता है। ये मैंने 2014 में निकाला, 1 साल मैंने SBI में नौकरी भी की। उसके बाद SSC CHSL 2013, इसके अंदर मुझे मिला कैग के अंदर डाटा एंट्री ऑपरेटर। यानी 13 के अंदर ये तीनों एग्जाम 2013, 13, 14, ये सारे एग्जाम 2014 में हुए थे और तीनों एग्जाम मैंने उसी साल निकाले। फिर बात करते हैं SSC CGL 15 की। इसके अंदर मैंने इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गया था, लेकिन जब मुझे ऑलरेडी जॉब मिल गई थी तो इंटरव्यू मैंने स्किप कर दिया। CGL 16 की बात करें तो Tier 2 मैंने स्किप कर दिया। CGL 18 की बात करें तो मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्किप कर दिया। CGL 19 की बात करें, अभी मैंने आपको बताया था इसके अंदर मुझे डिविजनल अकाउंटेंट मिला है। CGL 20 की बात करें तो मैंने Tier 3 स्किप कर दी। यानी आप देख सकते हैं 2013, 14, 15, 16, 18, 19, 20 कितने साल हो गए। ये 2013 से लेके 2022 चल रहा है। ये जो एग्जाम है 2020 वाला, ये अभी इसी 2022 के अंदर ही कंडक्ट हुआ है। यानी 2013 से लेके 2022 तक अप्रोक्स 10 साल हो गए। 10 साल से जो एग्जाम मेरे सामने आ रहा है वो सारे एग्जाम मेरे क्लियर हो रहे हैं। रीजन क्या है? वो 6 महीने जो मैंने टारगेटेड पढ़ाई की, बिल्कुल सब कुछ छोड़ छाड़ के दुनियादारी को साइड में रखो, अपना टारगेट फिक्स करो और हमें तैयारी करनी है। बस ये एग्जाम है, ये पोस्ट है, बस ये लेनी है। पूरे दिन अगर आपके दिमाग में यही रहेगा, बिल्कुल अंदर से जुट जाओ कि बस मुझे ये एग्जाम है मेरे सामने, ये पोस्ट है मेरी और मैं इसे लेकर रहूंगा, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता वो पोस्ट लेने से। मैं सिर्फ बातें नहीं कर रहा हूं, मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा कि जो मैंने एग्जाम पिछली शीट पे जो मैंने लिखे थे कि इन एग्जाम से मैं सिलेक्ट हुआ, ये उनके प्रूफ भी हैं। देखिए, यह है CGL 2013 फाइनल रिजल्ट, मोहित कासनिया, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। यहां मेरी रैंक थी 488, 488। कितने लोगों में से इस समय यहाँ पे एग्जाम देते थे? 25 लाख। कितने लोग एग्जाम देते थे? 25 लाख लोगों में अंडर 500 आना ये छोटी बात नहीं है। ये बात करते हैं CGL 2014 फाइनल रिजल्ट। ये देखिए मेरा नाम, रोल नंबर, यहाँ मुझे मिला था एग्जामिनर। इसके लिए मुझे रैंक लानी पड़ी थी 130। 130 रैंक कितने में से? वही 20 से 25 लाख लोगों में से 130 रैंक, ऑल इंडिया रैंक। ये जब लाएंगे तभी आपको ऐसी पोस्ट मिलेंगी। ये बात कर लेते हैं CGL 2018 कैंडिडेट जो कोई CPT या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सिलेक्ट हुए हैं। ये रोल नंबर, ये नाम, ये है CGL 2020 उन लोगों की लिस्ट जो कि Tier 3 के लिए क्वालिफाई हुए हैं, यानी जिन्होंने CGL Tier 2 क्लियर कर लिया है। ये रोल नंबर, ये नाम। यह है CGL 2015 Tier 2 ऐसे लोगों की लिस्ट जो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हुए हैं। एक चीज बताना चाहूंगा, पहले इंटरव्यू होता था CGL 15 तक, उसके बाद इंटरव्यू को हटा के और उसकी जगह एक Tier 3 एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं जिसको डेस्क्रिप्टिव मोड भी कहते हैं या Tier 3 कहते हैं। पहले 100 नंबर का इंटरव्यू होता था, अब 100 नंबर का Tier 3 होता है। इंटरव्यू हटा दिया, उसकी जगह Tier 3 कर दिया। बस इतना ही फर्क हुआ है पहले में और आज में। यहां देख सकते हैं आप नाम, ये रोल नंबर। ये हमारा CGL 2019 फाइनल रिजल्ट जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। ये नाम है, ये रोल नंबर है B29। पहले पूरी पोस्ट लिखी आती थी, आजकल कोड लिखा आता है। B29 का मतलब है डिविजनल अकाउंटेंट और ये मेरी रैंक है 1100 रैंक। ये भी ऑल इंडिया रैंक ही है। चलिए, ये तो बातें हो गई मैंने क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त की और कैसे प्राप्त की, तो मैं आपको जब तैयारी कराऊंगा तो मैं बताता रहूंगा मैंने क्या क्या गलतियां की थी। वो गलतियां आप लोग रिपीट ना करें। मैं आपके सामने क्यों खड़ा हूं? सिर्फ ये बताने के लिए कि स्टूडेंट को कैसे तैयारी करनी होती है। देखिए, तैयारी अपनी जगह सब करते हैं, हर स्टूडेंट अपनी जगह तैयारी करके ही जाता है एग्जाम में। जो पुराने 100 पेपर मैंने दिए थे
मैं भी अपने हिसाब से तैयारी करके गया था पर सिलेक्शन नहीं मिला। तो हमारी तैयारी में क्या है, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, हमारा डायरेक्शन सही नहीं होता। हर एग्जाम की एक डायरेक्शन होती है कि आपको इस डायरेक्शन में तैयारी करनी है, आप उस डायरेक्शन से इधर उधर भटक जाएंगे। मेहनत तो आप बहुत कर रहे हैं पर आउटपुट नहीं मिलता उस चीज का। तो मैं इसीलिए हूं, मैं आपको यही गाइड करूंगा कि आपको जो एसएससी सीजीएल की बात कर रहे हैं, अगर एसएससी का कोई भी एग्जाम है, सीजीएल की आपने तैयारी कर ली, इट मींस एसएससी का जो भी एग्जाम आपके सामने आएगा आप सारे एग्जाम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। और सीजीएल की तैयारी करने वाला स्टूडेंट चाहे आरपीएससी हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में नहीं अटकता, बस थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करना पड़ता है। मैथमेटिक्स चाहे आरपीएससी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे यूपीपीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, मैथमेटिक्स वही रहती है, मैथमेटिक्स चेंज नहीं होती है। इंग्लिश भी वही रहती है, चेंज नहीं होती है, सिर्फ चेंज आ जाता है रीजनिंग में और हमारी जीके के अंदर। बाकी मैथ्स और इंग्लिश बिल्कुल सेम चलती है। तो अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की कि सीजीएल का एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। बहुत सारे लोग जानते भी हैं ये, फिर भी मैं बता देता हूं जो बिल्कुल फ्रेशर्स हैं उनके लिए। देखिए, ये हमारा जो एग्जाम होगा सीजीएल, हम बात कर रहे हैं कौन से एग्जाम की, सीजीएल 2022 की बात कर रहे हैं। 2021 का टीयर 1 हो चुका है, टीयर 2 होगा, उसके बाद टीयर 3 होगा, इन बिटवीन हमारा सीजीएल 22 का टीयर 1 आ जाएगा। तो देखिए 3 टीयर में ये एग्जाम होगा, मैंने बताया था टीयर 1, टीयर 2 और इंटरव्यू की जगह क्या होता है आजकल, टीयर 3। ये जो एग्जाम है ये कितने नंबर का होता है, टोटल 200 नंबर का होता है। टीयर 2 एग्जाम जो कि सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम माना जाता है, ये एग्जाम होता है हमारा 400 नंबर का। और टीयर 3 जो हमारा डिस्क्रिप्टिव है वो हमारा होता है 100 नंबर का। यानी जो आपकी ओवरऑल रैंक बनेगी वो रैंक में ये सारे नंबर जुड़ेंगे, टीयर 1 भी जुड़ेगा, टीयर 2 भी जुड़ेगा, टीयर 3 भी जुड़ेगा। यानी ओवरऑल 700 में से आप कितने मार्क्स लाए हो, इन पे डिपेंड करेगा कि आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी। और उसके बाद डिपेंड करेगा, उस रैंक के आधार पे डिपेंड करेगा पहले पोस्ट कौन सी मिलेगी और फिर स्टेट कौन सा मिलेगा। अब टीयर 1 की बात कर लेते हैं। टीयर 1 50-50 नंबर के 4 सेक्शन है, चारों 50-50 नंबर के हैं। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके, 4 सब्जेक्ट, चारों 50-50 नंबर के। इधर बात कर लेते हैं टीयर 2 में मैथ और इंग्लिश। यानी अगर मैं बात करूं टीयर 1 प्लस टीयर 2 प्लस टीयर 3, ये तो देखिए डेस्क्रिप्टिव है, सबके लिए कॉमन है, कोई चेंज नहीं है। तो 700 में से 100 नंबर को अगर मैं छोड़ दूं तो 600 नंबर में से अगर मैं बात करूं तो मैथ का वेटेज कितना हो गया, 200 प्लस 50, 250। कितने में से, 600 नंबर में से 250 नंबर की क्या है, सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स, गणित जो अपनी है वो 600 में से 250 नंबर दिलवाएगी। यानी अगर सीजीएल में आपको सफलता प्राप्त करनी है तो पहला मोटो यही है कि आपके पास अच्छी मैथमेटिक्स होनी चाहिए, आपको अच्छी गणित आनी चाहिए। ये जो 250 नंबर है, इस 250 में से आपको मान के चलिए 220 प्लस नंबर लाने हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि 250 में से 250 की कोशिश करनी है, तभी आपको मनचाही पोस्ट और मनचाहा स्टेट मिलेगा। मैथ्स का जैसे मैंने बताया कि 600 में से 250 नंबर की आपके मैथ्स है, वैसे ही 600 में से 250 नंबर की आपकी इंग्लिश है। यानी टोटल 600 में से 500 नंबर आपके मैथ और इंग्लिश कवर करते हैं, बचे हुए 50-50 नंबर आपकी रीजनिंग और जीके के हैं। अगर मैथ्स आपकी अच्छी है तभी ये एग्जाम आप क्रैक कर सकते हैं, सिर्फ इंग्लिश के भरोसे आप ये एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। या मैं यूं कहूंगी सिर्फ मैथ के भरोसे भी अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम क्रैक कर लेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल है। यानी दोनों सब्जेक्ट में अगर आपकी पकड़ अच्छी है तभी आप फाइनली सिलेक्ट हो पाएंगे, दोनों सब्जेक्ट। लेकिन मैथ्स का ऐसा है कि अगर आपने तैयारी की है तो मैथ के अंदर नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि तैयारी है, इट मींस नंबर आएंगे। चलिए, तो ये बात होगी हमारे एग्जाम पैटर्न की। टीयर 1 में हमारा 200 नंबर का, टीयर 2 हमारा है 400 नंबर का और टीयर 3 हमारा 100 नंबर का। टोटल 700 में से जो आपके मार्क्स आएंगे वो डिसाइड करेंगे आपकी रैंक क्या बनती है, और वही रैंक आपकी डिसाइड करेगी आपको क्या पोस्ट मिली है और किस स्टेट में मिली। यहाँ एक चीज मैं छोटी सी और बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टीयर 1 को सिर्फ इस तरीके से तैयारी करते हैं, वो सोचते हैं बस टीयर 1 में हम पास हो जाएं। कट ऑफ लगभग जाती है 120 के अराउंड, प्लस माइनस होती रहती है 10 नंबर।
वो ये देखते हैं टीयर 1 में 130-35 नंबर ले आए, हमारा पास हो जाएगा। टीयर 2 में हम फोड़ के आ जाएंगे। 400 में से लोग ला रहे हैं 350, 370, 380, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 400 में से 400 भी मार देते हैं। तो सिर्फ टीयर 2 में मार्क्स लाने से आपका काम नहीं बनेगा। टीयर 1 क्यों इंपॉर्टेंट है? बहुत सारे लोग हैं जीके छोड़ देते हैं कि जीके करनी नहीं है, हम 150 में से 130 ले आएंगे, हमारा काम हो जाएगा। अरे भैया, जीके अगर छोड़ दोगे तो आप 150 में से ही तो नंबर लाओगे ना। 150 में से 160 थोड़ी आ जाएंगे, 170 थोड़ी आ जाएंगे। जीके का इंपॉर्टेंस तब आता है जब आप फाइनली पूरा एग्जाम पास कर लेते हो, फिर जब आपकी रैंक बनती है। अब मान लो आपने सोचा था कि मुझे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर चाहिए या मुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर चाहिए, और पता लगता है कि सिर्फ 10 नंबर से आप रह गए। वो 10 नंबर आप यहां नहीं ला सकते, यहां नंबर नहीं बढ़ते, वो 10 ना, वो नंबर यहां बढ़ते हैं। इसमें आप अपना मैक्सिमम लेके आते हो, ऑलरेडी अपना मैक्स लेके आते। वो नंबर कहां बढ़ सकते थे? वो नंबर टीयर 1 में बढ़ सकते थे। तो टीयर 1 कब काम आता है? जब फाइनल आपकी रैंक लिस्ट बनती है ना, तब पता लगता है 10 नंबर में अगर 10 नंबर ज्यादा होते तो आपकी रैंक 1000 1500 ऊपर होती। ये फर्क यहां डालता है। टीयर 1 फर्क कब डालता है? फाइनल जब रैंक बनती है तब इसका फर्क आता है। तो जब तैयारी करनी है तो तैयारी पूरी करनी है, चाहे वो टीयर 1 हो, टीयर 2 हो, टीयर 3 हो, तीनों को फोड़ोगे तभी सबसे अच्छी जॉब आपको मिलेगी, ये मान के चलिए। अब बात कर लेते हैं मैथ्स के हमारे सिलेबस की। तो हमारे पास देखिए, मैथ्स को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक अर्थमेटिक जिसको हम अंक गणित कहते हैं, दूसरी एडवांस मैथ जिसको हम एडवांस मैथ कह रहे हैं। अर्थमेटिक के अंदर हमारे सामने क्या क्या चीजें हैं, सिर्फ सिलेबस समझा रहा हूं आपको, हम क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे कैसे पढ़ेंगे, देन हम बात करें। तो देखिए, अर्थमेटिक जिसको हम अंक गणित कहते हैं, एसएससी के सिलेबस के अंदर अगर हम बात करें तो पहले जो अंक गणित हमारी अर्थमेटिक है वो लगभग 70% 80% के अराउंड आती थी। लेकिन 2011 के बाद 2012, 13, 14, 15 ये हर साल इसका जो वेटेज है वो 70-80% से कम होता होता आज के ट्रेंड की अगर मैं बात करूं 2022 की, तो ये लगभग 30 से 35% पे आ गया है। कितना परसेंट पे आ गया? 30 से 35% पे आ गया। हालांकि 30-35% भी ऐसा नहीं है कि इसको हम छोड़ देंगे, करनी तो हमें ये भी पड़ेगी, लेकिन इसका वेटेज बता रहा हूं आपको, 30 से 35% पे आ गया। यानी सिर्फ अर्थमेटिक स्ट्रॉन्ग करके हमारा काम नहीं चलेगा, ये भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। एडवांस मैथ जो कि लगभग हमारा 50 से 55% चला गया है, वो भी हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये मैक्सिमम मान के चलिए 40% तक जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं आ रहा है। अब अर्थमेटिक की बात कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या सिलेबस है, कैसे कैसे हम इसको पढ़ेंगे। तो मैं आपको बता दूं, देखिए ये ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों ने 10वीं तक पढ़ भी रखी हैं। एक चीज और बताता हूं, एसएससी का जो एग्जाम है, नाम उसका ग्रेजुएट लेवल एग्जाम है, लेकिन उसका जो सिलेबस है वो सिलेबस आप मान के चलिए, यकीन के साथ, पूरे दावे के साथ कह रहा हूं, वो सिलेबस कहां तक का है? सिर्फ 10th तक का सिलेबस है। चाहे मैथ हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे जीके हो, चाहे रीजनिंग हो। अगर आपने 10वीं पास की है, इट मीन्स आप सीजीएल का एग्जाम आराम से दे सकते हैं। मैं क्वालिफिकेशन की बात नहीं कर रहा हूं, क्वालिफिकेशन तो ग्रेजुएशन चाहिए, पर लेवल ऑफ एग्जाम की बात कर रहे हैं तो वो जो गणित की बात कर रहे हैं वो 10th लेवल की मैथ्स ही आती है। 11th या 12th लेवल या ग्रेजुएशन वाली मैथ्स इसमें नहीं पूछते। देखिए, इसको हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला पार्ट अगर मैं बात करूं तो वो है नंबर सिस्टम, मॉड्यूल बोलते हैं हम, अलग अलग मॉड्यूल में बात करें। पहला मॉड्यूल हमारा है नंबर सिस्टम जिसको हम कहते हैं संख्या पद्धति। दूसरा मॉड्यूल हमारा है परसेंटेज मॉड्यूल जिसको हम बोलते हैं प्रतिशतता। तीसरा मॉड्यूल हमारे सामने है रेशियो प्रोपोर्शन मॉड्यूल, अनुपात समानुपात। चौथा हमारे सामने है टाइम एंड वर्क मॉड्यूल। पांचवा है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस मॉड्यूल, चाल, समय तथा दूरी। और लास्ट मॉड्यूल हमारे सामने है इंटरेस्ट मॉड्यूल जिसको हम ब्याज मॉड्यूल भी कहते हैं। यानी टोटल जो अर्थमेटिक है हमारी कितने टुकड़ों में बंटी हुई है? 6 टुकड़े। ये दिखने में 6 लगते हैं, लेकिन मैं कहूंगा आपकी जो अर्थमेटिक है ना वो सिर्फ 3 टुकड़े में बंटी हुई। कैसा? नंबर सिस्टम जो हमारा है, संख्या पद्धति है, इसको हम बोलते हैं अंक गणित का बेसिक्स।
कि अगर आपको अंक गणित यानी अर्थमेटिक सीखनी है, उसका बेसिक्स कहाँ से आता है? उसका बेसिक्स है वो आता है नंबर सिस्टम से निकल के। नंबर सिस्टम लोग ऐसे सोचते हैं यार 2-3 क्वेश्चन आते हैं छोड़ देते हैं, ये कर लेंगे हम, ऐसे ही हो जाएंगे, पर नहीं। नंबर सिस्टम ऐसा टॉपिक है जो आपके क्या मजबूत करेगा, आपके बेसिक्स मजबूत करेगा, आपकी स्पीड बढ़ाएगा, आपकी एफिशिएंसी बढ़ाएगा, आपकी सोच को निखारेगा। ये सिर्फ यही एक ऐसा टॉपिक है जो आपको बिल्कुल तैयार करेगा, बेस तैयार करेगा, आपकी नींव मजबूत करेगा। तो सबसे पहला टॉपिक जो सीखना होता है अगर अरिथमेटिक कर रहे हैं तो वो नंबर सिस्टम से ही स्टार्ट करना चाहिए, ताकि आपका बेस मजबूत हो। बहुत सारे लोग हैं, मैंने देखा है, वो सीधा यहां से शुरू कर देते हैं, सीधा टाइम एंड वर्क में घुस जाते हैं। अरे भैया पहले बेसिक तो सीखो, सीधा आप यहां चले जाओगे। तो सबसे पहले जब भी तैयारी स्टार्ट करनी है, कहां से करनी है? अरिथमेटिक की बेसिक से। नींव मजबूत होगी तभी आप ऊंची इमारत खड़ी कर पाओगे, अदरवाइज वो ढह जाएगी। उसके बाद बात करते हैं परसेंटेज और रेशियो। तो ध्यान देना, पूरी अरिथमेटिक की अगर मैं बात करूं, अगर आपने बेसिक सीख लिया, बेसिक के अलावा जो चीज बचती है वो है परसेंटेज और रेशियो। अगर आपने प्रतिशतता अच्छे से पढ़ ली और रेशियो अनुपात समानुपात आपने अच्छे से सीख लिए, अगर ये दो टॉपिक आपके तैयार हैं, इट मीन्स बेसिक प्लस ये दो टॉपिक, इट मीन्स आपको कंप्लीट अरिथमेटिक आ गई है। ये सारी जो चीजें नीचे बची हुई है, मैं ये बात दावे के साथ कहता हूं आपको ये चीज कि अरिथमेटिक का कोई भी क्वेश्चन आप उठा लीजिए, कोई भी क्वेश्चन एक्स वाई जेड क्वेश्चन उठा लीजिए, उस क्वेश्चन को आप सिर्फ दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। पहला तरीका परसेंटेज, दूसरा तरीका रेशियो। तीसरा कोई तरीका नहीं होता है अरिथमेटिक के अंदर, सिर्फ दो ही तरीके होते हैं, परसेंटेज और रेशियो। अगर ये दो चीजें आपने सीख ली, इट मीन्स आपको पूरी मैथ्स, ये वाली अरिथमेटिक की पूरी मैथ्स आपको आ गई। कैसे? ये बात मैं आज कह रहा हूं, नोट करके रखना इसको, कि परसेंटेज सीख लिया और रेशियो सीख लिया, इट मीन्स पूरी मैथ्स आ गई। इसको आप अपने पहले पेज पे लिख लेना, ये बात कि सर ने ऐसा कहा था। और मैं जब ये पढ़ाऊंगा पूरा का पूरा आपको प्रूव भी करके दिखाऊंगा कि हर क्वेश्चन, चाहे टाइम वर्क का हो, स्पीड टाइम डिस्टेंस हो, ब्याज का हो, ये सारे क्वेश्चंस या तो रेशियो से सॉल्व होंगे या परसेंटेज से होंगे या दोनों से भी हो सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, किस मॉड्यूल में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। 6 मॉड्यूल है हमारे सामने, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब बात कर लेते हैं एडवांस मैथ्स की। जैसा कि इसका मैंने कहा था, आपका लगभग 50 से 55% का वेटेज रहता है इसका हमारे सामने। तो 2011 के बाद से ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते गए हैं। जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले हैं, जो कि 11वीं और 12वीं में जिन्होंने मैथ्स नहीं पढ़ी है या ग्रेजुएशन में मैथ नहीं पढ़ी है, वो लोग इन चीजों से थोड़े से ज्यादा घबराते हैं। उनको लगता है ये पता नहीं क्या चीज है, पर ऐसा नहीं है भाई साहब। मैंने आपको कहा कि हमारी जो एसएससी का एग्जाम है, उसका जो मैथ्स का लेवल है वो कहां तक का है? 10th तक का लेवल है। और चाहे आपने 11वीं 12वीं में मैथ्स पढ़ी हो या नहीं पढ़ी हो, लेकिन 10वीं तो सब पास करके बैठे हो। यानी 10वीं में आपने मैथ पढ़ी है, तो जिस बंदे ने 10th में मैथ पढ़ी है, वो सब लोग ये चीजें बहुत आसानी से सिखा सकते हैं। मैं आपको सिखाऊंगा कि एडवांस मैथ सिर्फ नाम ही एडवांस है, बहुत आसान होती है, इंक्लूडिंग अरिथमेटिक से भी आसान ये रहती है, बहुत आसान होती है। मैं आपको इतने आसान शब्दों में सिखाऊंगा, बस कमी कहाँ रहती है वो चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे। दोनों को पढ़ने का तरीका अलग अलग है। एडवांस मैथ में जहां आपको बहुत सारी चीजें याद रखनी पड़ती है और अरिथमेटिक में आपको कुछ भी याद नहीं रखना पड़ता, ये थोड़ा सा फर्क है। वहां प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए, यहाँ मेमोरी ज्यादा चाहिए। लोग क्या मिक्स कर देते हैं, इधर प्रैक्टिस ज्यादा मार देते हैं और उधर याद रखने की कोशिश करते हैं, जबकि ऐसा नहीं। याद कहाँ रखना है? एडवांस मैथ में अपने को चीजें याद रखनी है और अरिथमेटिक में सिर्फ प्रैक्टिस मारनी है। चलिए, इसको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है देखिए। ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति, ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति, एल्जेब्रा बीजगणित, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति, और लास्ट टॉपिक है मेंसुरेशन, जिसे हम कहते हैं क्षेत्रमिति, जिसमें 2D और 3D आता है। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, अरिथमेटिक के अंदर हमारा जो बेसिक्स होता है, जो हमारी नींव बनती है, वो बनती है नंबर सिस्टम में। वैसे ही एडवांस मैथ में अगर आपको अपनी नींव बनानी है तो वो कहां से बनेगी? ये ज्योमेट्री जो टॉपिक है, ये बेसिक्स है किसका? एडवांस मैथमेटिक्स का बेसिक है ज्योमेट्री। आपकी जो नींव बनेगी वो ज्योमेट्री से ही बनेगी। यानी ज्योमेट्री को हमें सबसे अच्छी तरह, सबसे आराम से
टॉपिक वाइज हर चीज समझते हुए चलेंगे। तो इसी ज्योमेट्री का यूज फिर ट्रिग्नोमेट्री में भी आता है, कोऑर्डिनेट में भी आता है, मेंसुरेशन भी आता है। यानी ज्योमेट्री अगर आपने अच्छे से कर ली, इट मींस बाकी के टॉपिक्स में बहुत सारी चीजें यहीं से रिपीट होके आती है। बताएंगे कैसे। जैसे ज्योमेट्री के अंदर आपने क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज सीख लिया, त्रिभुज सीख लिया, ट्राइंगल सीख लिया, वही सारी चीजें वापस मेंसुरेशन में आपके रिपीट होने वाली है। वही चीजें ट्रिग्नोमेट्री में भी ट्राइंगल का यूज होना है, त्रिभुज का यूज होना है। तो ये हमारा सिलेबस है एडवांस मैथ्स का, जो कि क्या वेटेज रखता है 50 से 55% का। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ये बातें तो हो गई भाई, सिलेबस क्या है, एग्जाम कब होना है, एग्जाम का नाम क्या है। अब बात करते हैं कि तैयारी कैसे की जाए, और तैयारी हमारी कैसी होनी चाहिए। सिलेक्शन वाली तैयारी, नॉर्मल तैयारी से काम नहीं चलेगा। तैयारी कैसी चाहिए हमें चाहिए सिलेक्शन वाली तैयारी। ऐसी तैयारी जो हम एक बार करें और हमारा काम खत्म, बार बार नहीं। ये नहीं कि इस साल भी तैयारी कर रहे हैं, घर वाले पूछे अगले साल तैयारी कर रहे हैं, उससे अगले साल तैयारी कर रहे हैं, ऐसा नहीं। तैयारी एक बार होती है और फाइनल होती है। कोई कमी मत छोड़ो। ये मत सोचो कि ये तो मेरा पहली बार है, इस बार तो मैं थोड़ा बहुत सीख लेता हूँ, अगले साल मेरे पास और पड़ा है, मैं और चीजें सीखूंगा। नहीं भाई, तैयारी होगी, एक ही बार होगी, और कौन सी होगी, सिलेक्शन वाली तैयारी। तो इसके लिए हमें चाहिए क्या, कुछ चीजें हमारे पास होनी चाहिए ना। क्या क्या चीजें चाहिए, बात करते हैं। सबसे पहली चीज जो हमें चाहिए, फायर। आग लगाने के लिए नहीं कह रहा हूं अब। फायर का मतलब है आपके अंदर आग होनी चाहिए, आपके अंदर जुनून होना चाहिए, आपके अंदर जिद होनी चाहिए कि मुझे सिलेक्शन चाहिए। ये एग्जाम है और इसी एग्जाम में मुझे सिलेक्शन चाहिए और मुझे ये पोस्ट चाहिए। जब तक आपके अंदर ये आग नहीं होगी तब तक आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा। मैं लिख के कह सकता हूं, कहीं भी लिखवा लो आप मुझसे। जब तक आपके अंदर आग नहीं होगी, आपके अंदर जिद नहीं होगी, तब तक सिलेक्शन आपके आसपास भी नहीं आएगा। जो 6 महीने में अंडरग्राउंड वाली बात कर रहा हूं ना आपसे, वो इसीलिए हुआ था कि उसी समय मेरे अंदर ये आग जली थी कि मुझे सिलेक्शन चाहिए। और मैं चाहता हूं आपके अंदर भी, हर स्टूडेंट के अंदर आग होनी चाहिए कि सिलेक्शन लेके ही जाएंगे और 6 महीने में लेके जाएंगे। ये आग जब तक नहीं होगी तब तक भैया कुछ नहीं होने वाला। सेकंड चीज, फेथ। सब जानते हैं, फेथ सब करते हैं, एक दूसरे पे भी करते हैं, हम भगवान पे भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। मैं कौन से वाले फेथ की बात कर रहा हूं, मैं यहाँ 2 टाइप के फेथ की बात कर रहा हूं। एक तो फेथ होना चाहिए आपको खुद के ऊपर, सेल्फ फेथ, कि भाई मैं ये काम कर लूंगा। दूसरा फेथ आपका होना चाहिए किसके ऊपर, अपने टीचर के ऊपर, अपने गुरु के ऊपर, कि ये जो हमारा टीचर है इस पे हमें पूरा फेथ है। यानी मैं चाहता हूं आपका जो फेथ खुद के ऊपर है, उतना ही फेथ आप मेरे ऊपर भी कीजिए कि जो मैं आपको गाइडलाइन दूंगा, जो मैं आपको डायरेक्शन दूंगा, वो 100% सही दूंगा। मैं आपको कभी गलत नहीं गाइड करूंगा, कभी आपको मिसगाइड नहीं करूंगा। जो चीजें बताऊंगा बिल्कुल टू द पॉइंट बताऊंगा। एग्जैक्टली हम एसएससी सीजीएल के हिसाब से चलेंगे, और सीजीएल के हिसाब से जो मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस बोलता है उस हिसाब से मैं बता रहा हूं। तो फेथ आपको खुद पे भी होना चाहिए, चाहे आप मुझसे पढ़े या किसी भी टीचर से पढ़े, मैं ये नहीं कहता, लेकिन टीचर पे और खुद पे जब तक आपका फेथ नहीं होगा तब तक सिलेक्शन पूर्ण नहीं मिलेगा। हो सकता है मिल जाए, लेकिन पूर्ण सिलेक्शन चाहिए, उसके लिए फेथ भी जरूरी है। तीसरी चीज, कंसिस्टेंसी। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब यह है कि भाई हमारी जो पढ़ाई है वो लगातार रहनी चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग हैं, मैं अपनी बात भी कह सकता हूं, ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर फायर सिर्फ उन 6 महीने में ही जगी थी। फायर मेरे अंदर हर पेपर से पहले जगती थी, लेकिन 4-5 दिन में वो बुझ जाती थी। जैसे आज मैं आपको मोटिवेट करूं कि भाई हमें तैयारी करनी है, बिल्कुल तैयारी करनी है। आप 6 दिन तो जबरदस्त पढ़ाई की, 7वें 8वें 9वें दिन एकदम सुस्त हो गए कि नहीं पार पड़ रही, मजा नहीं आ रहा। 8वें दिन जैसे ही थोड़े टफ क्वेश्चन मिले, नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, आप अपने हथियार छोड़ दोगे। तो भैया जब तक कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी, रोज पढ़ना पड़ेगा। रोज मतलब 6 महीने, मतलब 6 महीने वनवास समझ लो अपना, कि ये 6 महीने का मेरा वनवास है और ये मुझे कहाँ लेके जाएगा, सीजीएल का सिलेक्शन दिलाएगा मुझे। तो कंसिस्टेंसी चाहिए। ये नहीं कि 2 दिन जोश में आगे पढ़ाई कर ली, तीसरे दिन मस्त बैठे हैं, चौथे दिन किताब ही नहीं दिख रही, 5वें दिन भाई साहब मूवी देख रहे हैं और 6ठे दिन गायब भी हो गए। ऐसा नहीं चलेगा। 6 महीने हर दिन मेरे टच में रहोगे
तभी गारंटेड सिलेक्शन तक पहुंच पाओगे। यानी आग लगातार जलती रहनी चाहिए, जिस दिन बुझने लगेगी मैं खुद जला दूंगा, टेंशन मत लेना इस चीज की। आग रहनी चाहिए बस हमारे अंदर, और जब तक ये आग लगातार रहेगी तो ये कंसिस्टेंसी भी अपने आप लगातार रहेगी। अगली चीज कॉमन सेंस। यहां आके बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं सर कॉमन सेंस की क्या जरूरत है, हमें तो तैयारी करनी है, हम तैयारी कर लेंगे, एग्जाम निकाल लेंगे, कॉमन सेंस क्यों चाहिए? अरे भैया ये ऐसी कॉमोडिटी है जो बाजार में नहीं मिलती। कॉमन सेंस मिलता है क्या बाजार में कि भाई साहब 50 रुपए का कॉमन सेंस देना? नहीं मिलेगा। आजकल का जो एग्जाम का पैटर्न है, जैसे आप देख रहे हैं, कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जा रही है। पढ़ाई तो सभी कर रहे हैं, सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन सबके होते हैं क्या? नहीं होते। उसके लिए जरूरी है आपका कॉमन सेंस, और ये एक दिन में नहीं आता, 2 दिन में नहीं आता, खरीद के नहीं ला सकते, चुरा नहीं सकते, ये डेवलप होता है, ये आपके अंदर डेवलप होगा, मैं डेवलप कराऊंगा। मैथ्स के अंदर कैसे कॉमन सेंस काम करता है, जीके में कैसे कॉमन सेंस काम करता है, इंग्लिश में कैसे कॉमन सेंस काम करता है। आजकल एग्जाम बनाने वाले बहुत चालाक हो गए हैं, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे जो कि आपको पढ़ने में लगेगा कि ये क्वेश्चन ही गलत है, ये हो ही नहीं सकता, पर वो क्वेश्चन कैसे होता है? कॉमन सेंस से होता है। तो करेंगे, इस पे भी बात करेंगे, लेकिन ये भी मुझे चाहिए। अगर आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो थोड़ा बहुत कॉमन सेंस चाहिए, थोड़ा बहुत मैं आपका बढ़ा दूंगा। अगली चीज कॉन्फिडेंस। भैया कॉन्फिडेंस के बिना कुछ काम नहीं होगा। आपकी कितनी भी अच्छी तैयारी है, आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप एग्जाम पेपर में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। जैसे T20 देखते हो आप लोग, एक बैट्समैन है, अच्छी नेट प्रैक्टिस करके गया है, 1000 बॉलें खेल के गया है, ओपनर आपने भेजा, कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है, वो जाते ही डिफेंसिव हो जाएगा, 2 बॉल खाली निकली, तीसरी पे वो अपनी लुटिया डुबो के वापस आ जाएगा। वो कमी क्या है? कॉन्फिडेंस की कमी है। तो कॉन्फिडेंस इतना भी नहीं होना चाहिए कि तैयारी आपने करी नहीं, सिर्फ कॉन्फिडेंस लेके घूम रहे हो। पता लगा बंदे ने नेट प्रैक्टिस में आज तक एक बॉल नहीं खेली और ओपनिंग में जाके पहली बॉल पे छक्का टांगने का कॉन्फिडेंस लेके घूम रहा है, वहां भी ये काम नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस चाहिए हमें बैलेंस्ड, कि हमारी तैयारी भी हो और हमारे पास कॉन्फिडेंस भी हो। ये जब बैलेंस होके चलेगा तभी मैक्सिमम आउटपुट आएगा। स्मार्ट वर्किंग, इसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा मैं, आप सब लोग बहुत स्मार्ट हो, स्मार्टफोन यूज करते हो, तो आपको पता है स्मार्ट वर्किंग कैसे की जाती है। सबको पता है कि जैसे जो चीज आपको अच्छी लगे स्क्रीनशॉट ले लिया, जिस चीज में मैं बोलूं स्टार लगा के लिख लो कॉपी में, आपने स्टार बना के लिख लिया। ये सारे काम जो है स्मार्ट वर्किंग वाले हैं, ये हम करते रहेंगे, आप भी अच्छे से जानते हैं। चलिए, अब ये सारे काम तो हमें चाहिए। अब कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो हमें नहीं चाहिए, उनकी बात कर लेते। कुछ चीजें हमें अवॉइड करनी पड़ेगी। कब तक के लिए? सिर्फ 6 महीने के लिए कुछ चीजों का हमें साथ छोड़ना पड़ेगा, अगर हमें सिलेक्शन वाली तैयारी चाहिए तो। फेसबुक, मैं लोगों को देखता हूं दिन भर उसको ऊपर 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 पता नहीं क्या करते रहते हैं। भैया जब आप तैयारी कर रहे हो तो इसको छोड़ दो, ये एडिक्शन है। ये एडिक्शन जब आप नौकरी लग जाओ, वेल सेटल हो जाओ, तब दिन रात चलाना कोई नहीं मना करने वाला। 6 महीने के लिए इसको एक बार छोड़ दे। व्हाट्सएप, ये अपनी जब भी हम सीरियस होके कुछ काम करने की सोचते हैं, स्टार्ट करते हैं, ये पिंग करके बोल जाता है, और ऐसे ऐसे मैसेजेस आते हैं जिनका ऐसे ऐसे जनता मतलब इतने ग्रुप्स में जुड़ी हुई है, बैठी है खाली, किसी ग्रुप में किसी ने मैसेज डाल दिया, किसी हम रिप्लाई करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट करता है। आपको जितना भी सोशल होना है ना, वो जब आप फाइनल सिलेक्शन ले लो ना, उसके बाद 24 घंटे सोशल रहना कोई नहीं रोकने वाला। सिर्फ 6 महीने के लिए इन चीजों को अवॉइड कर दीजिए। इंस्टा हो गया। हाँ, दोस्ती, बहुत लोगों को क्या है, जब आप स्कूल से निकलते हैं या कॉलेज से निकलते हैं तो दोस्ती अपने पीक पे होती है, बिल्कुल मैं मानता हूं। जो आपके स्कूल टाइम के फ्रेंड्स हैं या कॉलेज टाइम के फ्रेंड्स हैं, वैसे फ्रेंड्स दोबारा नहीं बनते, कभी नहीं बनते, बिल्कुल मैं एग्री करता हूं। पर भैया ऐसी दोस्ती क्या जो 6 महीने अगर बात नहीं करी तो खत्म हो जाए? कभी नहीं होती। अगर 6 महीने आप अपने दोस्तों से बात नहीं करोगे, आप अंडरग्राउंड होके पढ़ाई करोगे, तो दोस्ती खत्म नहीं होगी। 6 महीने बाद जब आप सिलेक्शन लेके आओगे कि ये देखो मेरा सिलेक्शन हो गया, तो आपकी दोस्ती और मजबूत हो जाएगी। तो 6 महीने के लिए शादी ब्याह में जाना, फेस्टिवल्स में जाना, पार्टीज में जाना एक बार के लिए बंद कर दीजिए। सिर्फ 6 महीने मांग रहा हूं मैं, बहुत ज्यादा लंबा टाइम नहीं है, ऐसे निकल जाता है। अभी चल रहा है जून और मैं आपसे टाइम मांग रहा हूं सिर्फ
दिसंबर तक। अगर 6 महीने आप मेरे साथ जुड़े, जो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं वो चीजें आप बिल्कुल परफेक्टली अप्लाई करते चलो, तो 6 महीने बाद ये आपके पास होगा, बिल्कुल होगा, गारंटी है मेरी। अब देखिए, हर टीचर अपनी तरफ से परफेक्ट कोशिश करता है कि अपने स्टूडेंट्स को अच्छे से अच्छा पढ़ाया जाए, हर टीचर यही कोशिश रहता है। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि भाई मैं भी अपनी तरफ से अपना परफेक्ट दूंगा, पर मेरी जो तैयारी होगी वो बाकी लोगों से कुछ हटके होगी, कुछ डिफरेंट होगी। कैसे डिफरेंट होगी वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि हम किस तरीके से थोड़ा सा अलग चलेंगे। सबसे पहली बात, सीधी बात, नो बकवास। मतलब ये है कि हम हमारा जो 1 घंटा जो मैं आपसे रोज लूंगा, 1 से 1.5 घंटा आपका लूंगा, उस 1 से 1.5 घंटे में मैं आपसे फालतू की बातें नहीं करूंगा कि देश की राजनीति में क्या चल रहा है, या कहां बाढ़ आ गई है, या क्या करना है, कैसा करना है। हाँ, कुछ अच्छी बातें जरूर मैं आपसे शेयर करूंगा बीच बीच में, जो कि आपको तैयार करेगी एक अच्छा सिटीजन, एक अच्छा इंसान बनने के लिए मोटिवेट करेंगी। ऐसी बातें जरूर मैं करूंगा, पर पढ़ाई के अलावा मैं इस चैनल पे आपसे और कोई बात नहीं करने वाला, सीधी बात है। सेकंड, नो डे ड्रीम्स। मैं आपको ख्याली पुलाव नहीं बना के दूंगा, आपको सिर्फ सपने नहीं दिखाऊंगा कि ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा, आप रातों रात इंस्पेक्टर बन जाओगे, नहीं बन पाओगे भाई साहब। सिर्फ सपने दिखाना मेरा काम नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि सिलेक्शन कैसे होगा। मेरे साथ अगर आप 6 महीने चलेंगे तो आप बिल्कुल सिलेक्शन तक पहुंचेंगे, एग्जैक्ट सिलेक्शन तक पहुंचेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, हम स्टूडेंट्स के साथ दिक्कत क्या आती है कि हम पढ़ने बैठते हैं। जैसे मान लो एक स्टूडेंट ने तैयारी स्टार्ट की, जीके पढ़ना है, हिस्ट्री उठाई, सबसे पहले इतिहास पढ़ने लगा, अरे वाह मजा आ रहा है, मजा आ रहा है और मजा आ रहा है। वो पढ़ता गया, पता लगा हमारी पूरी हिस्ट्री कितने नंबर की है, सॉरी पूरी जीके हमारी कितने नंबर की है, 50 नंबर की। इस पूरी जीके के अंदर क्या है, हिस्ट्री भी है, सिविक्स भी है, इकोनॉमी भी है, उसके बाद ज्योग्राफी भी है, फिर फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायो भी है, उसके बाद कंप्यूटर भी है। ये सारी डिफरेंट चीजें मिला के कितने नंबर की है, 50 नंबर की। और पता लगा एक स्टूडेंट भाई साहब हिस्ट्री उठाई और हिस्ट्री में 2 महीने निकाल दिए, पीएचडी कर डाली। तो भैया पीएचडी नहीं करनी है हमें। मैंने बताया हमारी पहले तो हमारा टारगेट फिक्स होना चाहिए कि हमें करना क्या है। उसके बाद हमारी जो पढ़ाई है वो भी बिल्कुल टारगेटेड चलनी चाहिए, डिसिप्लिन मैनर में चलनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए ये चीजें हमारे काम की है और ये चीजें हमारे काम की नहीं है। जैसे किताब की बात करें, जब आप बुक से पढ़ा करते थे तो आपको पता होता था ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये बकवास है, ये अच्छी चीज है, ये बेकार है। तो अच्छी अच्छी चीजें पिक करना सीखना पड़ता है, और बेकार जो हमारे कभी काम नहीं आनी वो चीजें हम क्यों सीखें। तो पीएचडी नहीं करनी है, और ना ही मैं आपको यहाँ पीएचडी करवाने वाला हूं। मैं आपको करवाऊंगा बिल्कुल बेसिक से और एडवांस तक, लेकिन पीएचडी नहीं करवाऊंगा। मैं आपको सिर्फ वही बातें बताऊंगा जो आपके काम आने वाली है। मेरा मोटो यही रहता है, मिनिमम एफर्ट मैक्सिमम आउटपुट। यानी कम मेहनत में ज्यादा आउटपुट कैसे आएगा वो चीज मैं आपको मेहनत कहां करनी है, सही डायरेक्शन में मेहनत करनी है भाई साहब। ऐसे नहीं कि कहीं भी मेहनत कर रहे हो, कुछ भी ऐसी चीजें जो एग्जाम में आनी नहीं है आप वो पढ़े जा रहे हो, उससे क्या फायदा होगा, कोई फायदा नहीं होगा। जीरो टू हीरो, इस वर्ड को याद रखना आप। मैं आपको जीरो मान के चलूंगा और मैं आपको कहां तक लेके जाऊंगा, हीरो बना के छोड़ूंगा। अगर आप 6 महीने मेरे साथ रहे तो मैथमेटिक्स के अंदर ये मेरी गारंटी है, मैं आपको जीरो से हीरो बना दूंगा। बस कंसिस्टेंसी चाहिए, लगातार मेरे साथ रहिए, आग जला के रखिए, जीरो से हीरो बनने में टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ 6 महीने। ऑनेस्ट वर्क, देखिए ऑनेस्टी एक आजकल ऐसी कमोडिटी हो गई है जो आसानी से मिल नहीं रही है। लोगों में ईमानदारी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, बहुत खत्म होती जा रही है। आजकल इंसान दूसरों से तो छोड़िए, खुद से भी ईमानदार नहीं रहा। हमें ईमानदार रहना पड़ेगा, किसके प्रति, आपको मेरे प्रति, मुझे आपके प्रति, और सेल्फ के प्रति। यानी जो काम मैं आपको बोलूं भैया ये 10 क्वेश्चन है कल करके आने, तो बिल्कुल ईमानदारी से वो 10 क्वेश्चन करने हैं। मैंने आपको बोला देखो मेरा पढ़ाने का तरीका क्या रहेगा, ये पहले दिन जो मैंने पढ़ाया आपको घर जाके 2 बार पढ़ना है।
सेकंड डे आने से, सेकंड डे जो पढ़ाया तो उससे पहले 2 बार पढ़ के आ गए, तीसरे दिन जब आप आएंगे तो दोनों दिनों का 2 बार पढ़ के आएंगे, चौथे दिन जब आप आएंगे तो 3 दिनों का 2 बार पढ़ के आएंगे। ये जब आप पैटर्न चलाएंगे ना, तब आपको ऐसा लगेगा कि हाँ बिल्कुल सर ने जो सिखाया एक एक चीज हमें याद है। सिर्फ 1 घंटा मेरा वीडियो देखा और उसके बाद अगले दिन फिर वीडियो देख लिया, फिर अगले दिन वीडियो देख लिया, तो जब मैं इस वाले वीडियो की बात करूंगा तो आपको याद ही नहीं रहेगा कि सर ने क्या कहा था। तो जो भी क्लास हो, ये टॉपिक वाइज बात कर रहा हूँ, ये नहीं कर रहा कि 100वें दिन पता लगा आप पहले दिन से लेकर 99वें दिन का देख रहे, नहीं, मैं सिर्फ टॉपिक की बात कर रहा हूँ। एक टॉपिक जनरली हमारा 8 दिन 10 दिन या 15 दिन चलता है, तो 10 दिन का अगर मैं कह रहा हूँ तो जब 9 दिन तक तो आप लगातार 9 दिन वाला देख सकते हैं, 10वें दिन 9 दिन का, इस तरीके से बात कर रहा हूँ। तो वर्क अपना बिल्कुल ईमानदारी से होना चाहिए। जो काम कहूं वो रोज के रोज करोगे तभी मजा आएगा, पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी। कंप्लीट फ्री पैकेज, अपनी जो तैयारी होगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। आपसे इस तैयारी का कोई भी रुपया चार्ज नहीं किया जाए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको ये पैकेज देंगे। जो जो चीजें मैं पढ़ाऊंगा उसकी सभी पीडीएफ्स, टेस्ट सीरीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारी चीजें मैं आप फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कराऊंगा पीडीएफ के फॉर्मेट में या क्लास के अंदर, जैसा भी मैं करवाऊं ये आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, कोई चार्जेस नहीं है। हर चीज आपको जो मैं पढ़ाऊंगा सबकी पीडीएफ आपको मिलेगी। अच्छा, एक चीज और है, ये चीज है ना आपको कोई भी नहीं सिखाता, आपको तैयारी सब करवा देंगे, बता देंगे, आपने तैयारी भी कर ली, पर भैया अटेम्प्ट कैसे करना है, पेपर कैसे करना है। मैंने आपको अपने रिजल्ट्स बताए, मैं 2013 से लेके 2020 तक सीजीएल दे चुका हूँ। हर साल मैं सीजीएल देता हूँ, 2013 से लेके 20 तक दिए, 8-9 सीजीएल मैंने दे दिए। हर साल मैं सिलेक्शन लेता हूँ। कैसे? क्योंकि ये चीज मुझे पता है, सिर्फ और सिर्फ मुझे पता है कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें कि परफेक्ट आउटपुट निकलेगा आपका। ऐसा थोड़ी है कि जैसा मैंने उस 6 महीने में पढ़ा था मैं रोज वैसा पढ़ता जा रहा हूं, नहीं, मैंने 6 महीने में पढ़ के वो चीजें छोड़ दी। अब मुझे किताब उठाने की जरूरत नहीं होती, वो चीजें मेरे दिमाग में फिट हो गई हैं बिल्कुल। जैसे ब्लैक बोर्ड पे आपने कुछ लिख दिया, वो सेव हो गया, बस हार्ड डिस्क है अपने दिमाग में, सेव हो गया। तो पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, यहाँ क्या है, ज्यादातर स्टूडेंट मात खा जाते हैं। तैयारी बहुत अच्छी होती है, सब कुछ कर लिया, लेकिन पेपर में जब पेपर देने बैठते हैं, उस क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट होता है वहां जाके उनकी हालत बिगड़ जाती है। उनको ये नहीं पता चलता कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, कौन सा छोड़ना है, कौन सा करना ही नहीं था, उसी में पता लगा आपने 5 मिनट खराब कर दिए। एसएससी इज लाइक T20, एक ओवर अगर खराब निकल गया T20 का, मीन्स आप गेम हार गए। यानी अगर एक क्वेश्चन में आपने 5-6 मिनट लगा दिए और वो नहीं हुआ आपसे, गेम खत्म है आपका। एक क्वेश्चन 1 मिनट, ये मैक्स है, एक क्वेश्चन का 1 मिनट मैक्सिमम है अपने पास, इससे ज्यादा टाइम नहीं होगा। मैं आपको बताऊंगा कैसे क्वेश्चन 10 सेकंड्स के अंदर सॉल्व होगा, कैसे क्वेश्चन 3 सेकंड में होगा, कैसे क्वेश्चन 1 सेकंड में होगा, यहां तक आपको सिखाएंगे। तो कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है ये चीज मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाऊंगा, पर ये चीज तब आएगी जब हम एक बार हमारा कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, तब इस चीज पे हम स्पेशल लेके आएंगे। तो ये अपनी प्रिपरेशन बाकी लोगों से कैसे अलग होने वाली है वो चीजें मैंने आपको यहां समझा दी। चलिए, अब इस प्रिपरेशन में मैंने ये बता दिया कि प्रिपरेशन कैसे अलग होगी, वहां तक तो ठीक है, पर आप स्टूडेंट्स लोग की मैं कैसे मदद करूंगा। भाई क्लास तो आप मेरी देखो, किसी की देखो, कहीं भी देख सकते हो, पढ़ सकते हो, पर मैं आपकी किस तरीके से एक्स्ट्रा मदद कर पाऊंगा वो चीज मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। देखिए, मैंने बताया 0 से बिल्कुल हीरो बनाएंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल एडवांस लेवल तक मैं आपको लेके जाऊंगा। डाउट सॉल्विंग की बात करते हैं। यहाँ क्या है, बहुत सारे लोग उलझ जाते हैं, क्लास ले ली ठीक है, क्वेश्चंस आगे ठीक है, पर डाउट सॉल्व नहीं हो पाती है। ऑफलाइन क्लासेस में तो क्या आप टीचर के पास जाके सीधा पूछ लेते हो, सर ये क्वेश्चन नहीं हुआ बताइए, बता देंगे। पर ऑनलाइन क्लास में किससे पूछें भैया, क्लास में तो टीचर आया, ऑनलाइन पढ़ा के चला गया, अब आपके डाउट हैं तो हैं, क्या इलाज है। पर नहीं, जो भी क्वेश्चन आपको डाउट आए वो आप कमेंट में डालिए, उसकी फोटो डालिए, नेक्स्ट डे से पहले पहले आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये गारंटी रहेगी हमारी, आपके हर डाउट की इलाज, हर डाउट को मैं सॉल्व करूंगा, ये मेरी गारंटी। यूज ऑफ अप्रोक्सीमेशन, यूनिट प्लेस और ऑप्शंस। देखिए, तैयारी सब करते हैं, क्वेश्चंस सब सॉल्व करना सिखाते हैं, पर क्वेश्चंस को जल्दी कैसे करें।
भाई 1.5 मिनट में अगर आप क्वेश्चन करोगे तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन का मैक्सिमम 1 मिनट है, मिनिमम 1 सेकंड से भी कम के टाइम में। तो वो चीजें करने के लिए आपको है ना ये चीजें सीखनी पड़ती है। अप्रोक्सीमेशन आपको आना चाहिए। अप्रोक्सीमेशन का मतलब अंदाजा लगाना कि भाई इन दो का गुणा करना है तो अंदाजे से इतना हो जाएगा। जैसे मैं बोलूं 99 और 98 का गुणा करना है, हमें एग्जैक्ट नहीं पता, पर 99 भी 100 के पास है, 98 भी 100 के पास है। 100 इंटू 100 करते हैं तो 10,000 होते हैं, तो लगभग 10,000 के आसपास होगा। ये अप्रोक्सीमेशन होता है। ऐसी ये चीजें भी डेवलप करनी पड़ती है। सिर्फ 4 क्वेश्चन कर लेने से नहीं होता। हर क्वेश्चन में मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा कि अगर आप इसको इस तरीके से सॉल्व करते तो ये रहता, और अप्रोक्सीमेशन से करते तो ये हो जाता। ये हर क्वेश्चन में चर्चा होगी अपनी। यूनिट प्लेस, इकाई अंक, लोग क्या इसको एक टॉपिक समझ लेते हैं, इकाई अंक का टॉपिक है, कर लिया, खत्म कर लिया, पर इसका यूज बाकी अंकगणित में भी बहुत जगह होता है। हर कैलकुलेशन में अंकगणित का यूज होता है। कहां कहां अपने को जरूरत है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, मान लीजिए अपने पास 3 हथियार हैं, कब कौन सा हथियार यूज करना है ये चीजें हमें नहीं पता है। चलाने हमें तीनों हथियार आ रहे हैं, पर कब कौन सा यूज करना है यहां अपने साथ दिक्कत होती है। तो यूनिट प्लेस आता सबको है, पर इसका यूज कब करना है ये कोई नहीं बताता, ये आप सीख नहीं पाते। इस वजह से आप इसका क्या यूज ही नहीं कर पाते हो। बाद में याद आता है जब एग्जाम निकल जाता है, अरे यार इसको ऐसे कर लेता तो ये जल्दी हो जाता। ये भी आपको सिखाएंगे। हर क्वेश्चन में लाइव चलेगा कि इसका यूज कैसे करना है, इसका यूज कैसे करना है, और ऑप्शंस का यूज कैसे करना है। 4 ऑप्शन होते हैं हर क्वेश्चन में हमारे पास। हमें भाई आंसर ही तो निकालना है। आप बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, सर ये क्वेश्चन है ना आप मुझे बिना ऑप्शन के करके बताओ। भैया जब ऑप्शन दिए हैं तो बिना ऑप्शन के क्यों करें हम? ऑप्शन हमें किस लिए दिए? देखो हमारा जो माइंडसेट है वो ऐसा होना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन हमारे सामने आए तो हम उसको आसानी से सॉल्व करें। ये नहीं कि उसको हम कॉम्प्लेक्स कैसे बनाए, इस क्वेश्चन को आसान ऐसे आंसर दिख रहा है ये नहीं, मुझे इसमें टाइम लगाना है, मुझे 5 मिनट में करके इसको सॉल्व करना है। ये माइंडसेट बदलना पड़ेगा आपको। आपको चीजें आसान करनी है, ना कि मुश्किल बनानी। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ये दिक्कत होती है, वो बिना ऑप्शन वाले क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करते रहते हैं, उलझते रहते हैं, जूझते रहते हैं, फिर जब ऑप्शन सामने होता है तो कहते हैं अल्ले ये तो ऐसे हो गया। तो भैया ऑप्शन है तो ऑप्शंस का यूज कीजिए, और ये चीज नोटपैड में लिख लीजिए, बिना ऑप्शन वाले क्वेश्चन हमें ट्राई ही नहीं करने। हम उस गांव जाएं क्यों, उस गांव का रास्ता पूछें क्यों जहां हमें जाना नहीं है। अपना सारा जो कोर्स होगा वो दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम साथ साथ चलेगा। जो सारी बातें मैं हिंदी में बताऊंगा वही मैं इंग्लिश में भी बताऊंगा। तो दोनों ही मीडियम वाले बिल्कुल टेंशन मत लेना इस चीज की। इंग्लिश हमारी एकदम परफेक्ट रहेगी, हिंदी में थोड़ा बहुत अपना ऊपर नीचे हो सकता है, कोशिश करना हिंदी वाले थोड़ा इंग्लिश भी समझे। जैसे ट्रायंगल बात करूं मैं, बात बात जब बोलूंगा तो मैं ट्रायंगल बोलूंगा, हो सकता है हर बार मैं त्रिभुज नहीं बोलूं। तो हिंदी वाले इस चीज को आराम से समझ जाते हैं, हाँ ट्रायंगल का मतलब त्रिभुज है। बार बार जब वर्ड आएगा तो आप पकड़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी एसएससी की। जब हम तैयारी करनी है तो पिछले साल के जो क्वेश्चंस है वो लोग वही क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमारी तैयारी को परफेक्ट बताते हैं कि हमारी तैयारी एकदम परफेक्ट चल रही है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने नहीं किए तो उसके बिना आपकी तैयारी अधूरी है। देखिए मैं आपका एज ए टीचर तो रहूंगा ही रहूंगा, साथ में आपका मेंटर भी रहूंगा। आपकी जो भी डाउट्स है आप मुझसे पूछिए, तैयारी में क्या कमी आ रही है, कैसे तैयारी नहीं हो रही, जो भी जैसे भी आपके मन में डाउट्स हो, इच्छाएं हो, क्वेरीज हो, आप मुझसे पूछिए। हर क्वेरी मैं सॉल्व करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि मैं हर स्टूडेंट के साथ जुड़ सकूं। आपको जो भी नहीं समझ में आ रहा आप मेरा वीडियो बार बार देखिए, कुछ अलग की नहीं सर हमें ऐसे नहीं समझ में आ रहा, हमें ऐसे बताइए, आप अपने सजेशंस भी मुझे दीजिए। हर आपकी जो भी दिक्कत है पढ़ाई से रिलेटेड वो सारे मैं दूर करूं। उसके बाद मैं साथ के साथ आपको ये बताऊंगा, जैसा मैंने आपको बताया था भाई मैंने 100 पेपर दिए और मेरा सिलेक्शन एक में भी नहीं हुआ, तो मैंने क्या क्या मिस्टेक्स करी थी पेपर में, कैसे मेरा टारगेट सेट नहीं था पहले वो बता दिया। फिर मेरे दूसरी दिक्कतें ये आई कि क्वेश्चंस मैं भी करता था, आते थे, लेकिन कि इस क्वेश्चन में ये गलती हो सकती है, इस क्वेश्चन में ये गलती हो सकती है, इस क्वेश्चन में ये गलती। तो मैं आपको वो सारी मिस्टेक्स बताऊंगा जो मैंने भी करी है और स्टूडेंट्स भी करते हैं, जो लगातार तैयारी कर रहे हैं। हर स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ गलतियां करता है और मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है, मैं वो हर गलती जानता हूं जो एक स्टूडेंट कर सकता है, वो मैंने खुद ने भी करी है
और मैं देखता भी आ रहा हूं। तो ऐसी सारी गलतियां जो स्टूडेंट्स एग्जाम की तैयारी में या एग्जाम हॉल में करते हैं, वो सारी गलतियां मैं आपको पहले ही बता दूंगा ताकि आप उन गलतियों को अवॉइड कर सको। हर क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा कि भाई इस क्वेश्चन में एक आम लड़का, एक आम स्टूडेंट इसका आंसर ये देता, पर इसका आंसर ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने ये चीज नहीं सोची। ये मैं आपको क्वेश्चंस के अंदर बताता रहूंगा। और लास्ट बात हमारी है कि हमारी स्पीड कैसे बढ़ेगी, हमारी कैलकुलेशन कैसे बढ़ेगी, ये चीजें भी हम आपको बताएंगे कैसे हमारी स्पीड बढ़ने वाली है। जो मैंने बताया था कैसे हम ऑप्शंस का यूज करेंगे, यूनिट प्लेस का करेंगे, अप्रोक्सीमेशन का करेंगे। तो मैथ्स में 90% लोगों के साथ यही दिक्कत होती है, कहते हैं सर आ तो मुझे सब रहा है पर मेरी स्पीड नहीं बढ़ रही, मेरी स्पीड बहुत स्लो है। भाई रनिंग थोड़ी है, दौड़ना थोड़ी है, स्पीड बढ़ाना है। पेन तेज चलाने से आपकी स्पीड नहीं बढ़ने वाली, दिमाग कैलकुलेशन दिमाग में करने से आपकी स्पीड तेज होएगी। उसकी मैं आपकी आदत डाल दूंगा, टेंशन मत लो, आप बिल्कुल आदत डाल देंगे। कैलकुलेशन भी बढ़ा देंगे, स्पीड भी बढ़ा देंगे, सोच भी बढ़ा देंगे, कॉमन सेंस भी बढ़ा देंगे, सब करवा देंगे। बस आपको जुड़े रहना है। 6 महीने वनवास, बात खत्म। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्वेरीज आपकी हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जरूर डालिए। तो फाइनली मैं यही चाहूंगा कि हम सब मिलके 6 महीने का एक वनवास साथ में काटेंगे और 6 महीने बाद आप बिल्कुल एक ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म में होगे। कोई भी एग्जाम आपके सामने आ जाए, एसएससी का आ जाए, बैंक का आ जाए, कोई भी फर्दर एग्जाम आ जाए, मैथ्स के अंदर आपको 1% भी कभी दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ मेरे साथ जुड़ के रहिए। 6 महीने का समय मांगता हूँ, कंसिस्टेंसी मांगता हूँ, आग मानता हूँ। बस ये चीजें आप रखिए साथ में, सिलेक्शन जरूर होगा। जय हिंद, जय भारत।